Dear students, yesterday we have started the unit number 2, that is about transistors. एंड कल के लेक्चर में हमने किया था कि जो ट्रांजिस्टर है, बेसिकली ट्रांजिस्टर के तीन पार्ट होते हैं, तीन रीजन्स होते हैं। इसमें एक रीजन है एमिटर, और एमिटर का जो काम है वो क्या है, जो चार्ज करियर्स है, चार्ज करियर्स को सप्लाई करना। जो बीच का पार्ट होता है, जो थिनर पार्ट है, जिसकी डोपिंग भी कम है, उसको हमने नाम दिया था बेस का। और बेस का जो मेन फंक्शन है वो है कि जो ट्रांजिस्टर के जो चार्ज करियर्स हैं उनको फ्लो करने के लिए बेस प्रोवाइड करना। जो थर्ड पार्ट था वो था कलेक्टर, और जो कलेक्टर की हमने ये भी किया था कि जो उसका एरिया भी मतलब दोनों के बीच का है, मॉडरेट है, और उसकी जो डोपिंग है, डोपिंग भी मॉडरेट है, एमिटर और बेस के बीच की है, और उसका जो काम है वो है चार्ज करियर्स को कलेक्ट करना। ठीक है। तो जब हम और फिर हमने किया था कि जब भी हम ट्रांजिस्टर पे कोई भी काम करते हैं, ट्रांजिस्टर को एज एप्लीकेशन कहीं भी यूज़ करेंगे, तो हम जो एमिटर बेस जंक्शन है उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस करेंगे, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है उसको हम रिवर्स बायस करेंगे। ठीक है। और हमने ये भी देखा था उसके अंदर कि जब फॉरवर्ड बायसिंग है वो क्यों करते हैं, और जो रिवर्स बायसिंग है उसका क्या काम है, क्योंकि हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों की वर्किंग को भी स्टडी किया था, और उसकी वर्किंग से हमें ये पता लगा था कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास फंक्शनिंग कैसे है, चार्ज करियर्स कैसे फ्लो करते हैं, हमें करंट कैसे मिलता है, जो तीन करंट हैं, एक एमिटर करंट है, बेस करंट है, कलेक्टर करंट है, वो कैसे बनते हैं। और हमने देखा था कि जो एमिटर करंट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ बेस करंट एज वेल एज कलेक्टर करंट, बेस करंट एज वेल एज कलेक्टर करंट। ये हमने कल पार्ट कर लिया था। फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि जब हम एक यूनिवर्सल सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ होंगी, चाहे किसी की भी हों, वो हम स्मॉल लेटर से करेंगे, और जो डीसी वैल्यूज़ है, जो फिक्स वैल्यूज़ है, वो हम कैपिटल लेटर से लेके चलेंगे। ठीक है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो जनरली हम स्मॉल की बात करेंगे, और जब हम बैटरी के पोटेंशियल्स की बात करेंगे तो हम कैपिटल लेटर्स में बात करेंगे। तो ये इतना पार्ट हमने कल कर लिया था। उसके बाद हमें आगे जब चलते हैं तो अगला जो हमारे पास आता है टॉपिक, वो आता है ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस। अब कॉन्फ़िगरेशंस का जो यहाँ पे मीनिंग है वो है कि जब जो ट्रांजिस्टर है, जब हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है सर्किट के अंदर, तो हम उसको कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, जनरली जब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, मैंने बताया ट्रांजिस्टर के हमारे पास थ्री इलेक्ट्रोड डिवाइस है, तीन इलेक्ट्रोड्स हैं, तीन टर्मिनल्स हैं। एक एमिटर टर्मिनल है, बेस टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है। अब सीधी सी बात है, एक ऐसा टर्मिनल होगा जहाँ से हम इनपुट देंगे, एक ऐसा टर्मिनल होगा जहाँ से हम आउटपुट देंगे। जो तीसरा टर्मिनल है वो ऐसा होगा जब जो हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच में काम करेगा, बीच में रहेगा, मतलब कॉमन रहेगा, कॉमन होगा वो इनपुट में भी और आउटपुट में भी। तो जो वो कॉमन है वो ही कॉन्फ़िगरेशंस को डिसाइड करता है कि हम कॉमन अगर बेस को रखते हैं तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट विल बी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट होगा, इनपुट हमारा एमिटर टर्मिनल से होगा, और जो आउटपुट होगा, आउटपुट हमारा कलेक्टर टर्मिनल से होगा, और जो बेस होगा, बेस विल बी द कॉमन बिटवीन इनपुट टर्मिनल एंड आउटपुट। सिमिलरली जब हम कॉमन एमिटर की बात करेंगे तो कॉमन एमिटर में जो हमारा इनपुट रहेगा वो बेस टर्मिनल से रहेगा, और जो आउटपुट रहेगा वो कलेक्टर टर्मिनल से रहेगा, और ऑब्वियसली जो एमिटर है वो दोनों के बीच में कॉमन काम करेगा। जो तीसरी कॉन्फ़िगरेशन, तीसरी पॉसिबिलिटी है ट्रांजिस्टर को यूज़ करने की, वो हमारी कॉमन कलेक्टर की है। उस केस में क्या हुआ कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर विल एक्ट एज द कॉमन टर्मिनल, एंड इनपुट विल बी गिवन थ्रू बेस टर्मिनल, एंड आउटपुट विल बी टेकन फ्रॉम द एमिटर टर्मिनल। ठीक है। तो हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन में हम ट्रांजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं, और तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स, अपनी अपनी एप्लीकेशन। जो उनकी करेक्टरिस्टिक होंगी
उसके बेस पे हम उनको यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर। तो आगे का जो हमारा काम है वो हमारा यही है कि हमें तीनों कॉन्फ़िगरेशन को वन बाय वन स्टडी करना है कि कैसे सर्किट बनेगा, कैसे सर्किट की वर्किंग होगी, और जो हमारे पास इनपुट करेक्टरिस्टिक है वो कैसी आएगी, आउटपुट करेक्टरिस्टिक कैसे आएगी, ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट से आउटपुट में जो ट्रांसफ़र होता है रेजिस्टेंस का लगा लो या किसी भी प्रॉपर्टी का, वो कैसी होगी। गेन्स को ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक से हम बता सकते हैं कि गेन्स कैसे होंगे। तो ये चीज़ें हमें करनी है। तो जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं कि एमीटर के थ्रू इनपुट सिग्नल दिया जाता है, इट इज़ इनपुट पार्ट। ये वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा इनपुट पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आउटपुट पार्ट है। अब जो हमने कॉमन बेस का भी, ये देखो इनपुट है, इनपुट हमने एमीटर और बेस के थ्रू दिया, एमीटर और बेस के बीच में दिया यहाँ पे, और आउटपुट है, आउटपुट हमने कहाँ लिया, कलेक्टर और बेस के बीच में। इसका मतलब एमीटर है, इट एक्ट एज इनपुट करंट, कलेक्टर है, कलेक्टर इट एक्ट एज आउटपुट करंट, और जो बेस है, बेस इज कॉमन बिटवीन दिस। बेस हमारा इनपुट में भी आ रहा है, बेस हमारा आउटपुट में भी आ रहा है, तो जो ये बेस है इट इज कॉमन बिटवीन दीज टू। तो इसीलिए इसको कॉमन बेस करेक्टरिस्टिक हम बोलते हैं। तो ये इसका सर्किट है। मैंने बताया था पहले भी कि चाहे, हाँ एक बात यहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, हम चाहे ट्रांजिस्टर को किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करें, ये बात इम्पोर्टेंट है, चाहे हम ट्रांजिस्टर को किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करें, हमेशा ही एमीटर टू बेस जो हमारे पास जंक्शन है इट शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड, एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन है इट शुड बी ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड। तीनों में से कॉमन कोई भी हो, हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर की बेसिक तो हमारा वैसा ही है, बीच में हमारे बेस है, एक साइड में हमारे एमीटर है, एक साइड में हमारे कलेक्टर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कॉमन तो क्या है, हमने टर्मिनल को जो बीच में यूज़ कर लिया वो कॉमन हो गया, वो कॉमन हो गया। तो ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि जो एमीटर टू बेस टर्मिनल है इट शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड बाइस्ड, और जो कलेक्टर से बेस टर्मिनल है जो जंक्शन है इट शुड ऑलवेज बी रिवर्स बाइस्ड। तो ये हमारी एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करके है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज़ करके है। एनपीएन में हमने देखो ये जो इनपुट टर्मिनल है ये हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया क्योंकि ये एमीटर बेस जंक्शन बना रहा है, और जो कलेक्टर बेस का जो जंक्शन है वो हमने रिवर्स बायस कर दिया। आरसी हमारे पास क्या है, सी हमने कलेक्टर के लिए यूज़ कर लिया, कलेक्टर रेजिस्टेंस जिसके थ्रू हम आउटपुट नोट करेंगे। And these are the current. This is IE emitter current, this is IB base current, and this is collector current. This is collector current. तो ये तो हमारे सारे के सारे सर्किट के कंपोनेंट्स। इसका जो बैटरी का जो पोटेंशियल है दैट इज VEE, एमीटर में हमने लगा रखी है, इसलिए हमने कैपिटल लेटर लिए क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली कलेक्टर टू बेस, इसको हम VEB भी लिख सकते हैं, वो भी सेम ही बात है। और VCB हमारे पास क्या है, कलेक्टर टू बेस के बीच में हमने जो पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, जो बैटरी लगा रखी है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर NPN है क्योंकि एरो बाहर की तरफ है, ये हमारा PNP है क्योंकि अंदर की तरफ है। और जैसे ही NPN से PNP में चेंज होता है, तुम ये देखो कि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली हमारे चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। Now this is basic circuit diagram. This is the circuit diagram of common base configuration, complete circuit diagram. यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, देखो ये ट्रांजिस्टर लिया, ट्रांजिस्टर का जो एमीटर टर्मिनल है ये हमने मिली एमीटर यूज़ किया। मिली एमीटर क्या करेगा, IE को मेजर करेगा। ये हमने बैटरी यूज़ की VEE, बैटरी के साथ हमने रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट आपने पढ़ा हुआ है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। हम वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, बेसिकली वेरी इसलिए करते हैं कि जब हम इसको चेंज करेंगे, जैसे जैसे हम इसके टर्मिनल को मूव करेंगे वैसे वैसे एक्चुअल, क्योंकि VEE फिक्स है, VEE मान लो मेरे पास VEE की जो पोटेंशियल है दैट इज सपोज 5 वोल्ट। अब हर टाइम 5 नहीं, मुझे चेंज करना है इसके बीच में, एमीटर टू बेस के बीच में जो पोटेंशियल है वो सपोज मेरे को वेरी करके देखना है। तो वेरी करने के लिए मेरे पास क्या है, जो पोटेंशियल फिक्स है, मैं क्या करूँगा, मैं रेजिस्टेंस को वेरी करता चलूँगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा
वैसे वैसे इन दोनों के बीच में जो एक्चुअल पोटेंशियल अप्लाई है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आई ई को मेज़र करने के लिए ये हमने एक वोल्टमीटर लगा रखा है एमीटर और बेस के बीच में। ये हमें पोटेंशियल बताएगा कि एक्चुअली कितना अप्लाई हो रहा है। ये की है, जैसे हम की को क्लोज करेंगे इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है ना। और आउटपुट सेक्शन में इसी तरह हमने कलेक्टर करंट को मेज़र करने के लिए एक मिलीमीटर लगा रखा है जो कलेक्टर को बताएगा। एक वीसीसी बैटरी हमने आउटपुट टर्मिनल के साथ लगा ली। ये हमारा रियोस्टेट का काम कर रहा है, तो जो रियोस्टेट से जो पोटेंशियल जो एक्चुअल अप्लाई होगा वो इस वोल्टमीटर से मेज़र हो जाएगा, तो इस जो मिली एमीटर में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कलेक्टर करंट की वैल्यू होगी, और जो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमारी एमीटर करंट की वैल्यू आएगी। एंड वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम कि जो हमारा इनपुट सेक्शन है इट इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। ये हमने एन पी एन लिया, तो जो एन है एन इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड पी है जो पी इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब जो इनपुट सेक्शन है इट इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। इसी तरह जो कलेक्टर है, क्योंकि एन पी एन ये एन है, इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव पार्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारा रिवर्स बाइस हो गया। ये हमारा आउटपुट सेक्शन है और ये हमारा इनपुट सेक्शन है। इसके अंदर इनपुट सेक्शन है, बेस इज कॉमन, तो इसीलिए जो करंट है उसको हम आई भी है, इसकी मेजरमेंट की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी डिवाइस नहीं लगाया जो करंट को मेज़र कर सके, ठीक है। वोल्टमीटर से इनपुट वोल्टेज, मिलीमीटर, इस वाले मिलीमीटर से इनपुट करंट, इस वाले वोल्टमीटर से आउटपुट वोल्टेज, इस वाले मिलीमीटर से आउटपुट करंट को हम मेजर कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर हेयर दैट इज नोटेबल इज कि दिस बैटरी इन द आउटपुट सेक्शन इज ऑब्वियसली लार्जर देन दिस बैटरी। आप यहाँ देखो, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कम है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं वो ज़्यादा है। रीज़न यही है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर हमें बहुत बड़ी बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन रिवर्स बायस के अंदर हमें हमेशा ही जो बैटरी रखनी पड़ती है वो बड़ी रखनी पड़ती है, बड़ी बैटरी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ है वो आपको आपके सर्किट में भी विजिबल होनी चाहिए कि ये हमने बैटरी छोटी ले रखी है क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, और ये हमने बैटरी बड़ी ले रखी है क्योंकि रिवर्स बायस है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जब हम आगे चलते हैं तो पहले आता है इनपुट करेक्टरिस्टिक। ऑब्वियसली इससे पता लग रहा है कि इनपुट करेक्टरिस्टिक क्या होगी। इनपुट करेक्टरिस्टिक है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ हम क्या करेंगे, रियोस्टेट को वेरी करेंगे, वोल्टेज हमारी चेंज होती चली जाएगी, जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगी वैसे वैसे हमारा जो करंट है वो भी वेरी करता चला जाएगा। तो हम ये वोल्टेज निकाल रहे हैं, इन दैट केस दिस कलेक्टर वोल्टेज इट शुड रिमेन फिक्स। तो जब हम इनपुट करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो इनपुट करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन एमीटर वोल्टेज टू एमीटर करंट कीपिंग वीसी कांस्टेंट, वीसी का मतलब क्या है, कलेक्टर वोल्टेज। तो इट इज ग्राफ बिटवीन वीईबी एमीटर टू बेस वर्सेस आईई एमीटर करंट कीपिंग वीसीई कांस्टेंट, VCE constant. I think it should not be VCE, it should be VCB constant, ठीक है। It is called input characteristic। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, जब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा एमिटर बेस जंक्शन, ये इतना पार्ट एमिटर बेस जंक्शन। अगर हम जो रिवर्स बाइसिंग अप्लाई कर रखे उस रिवर्स बाइसिंग को फिक्स कर लें और सिर्फ इसके बीच का ग्राफ देखें तो हमें क्या मिलेगा, जो भी फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है, सीधी सी बात है, जो भी सिंपल हमारे पास वोल्टेज बढ़ रही है उसको कोरस्पोंडिंग करंट कर रहा है, तो इनपुट सेक्शन के अंदर वो क्या होगा, वो सिंपल क्या होगा, वो हमारे पास कि जो डायोड है, जो पीएन जंक्शन है उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर करेक्टरिस्टिक कैसी है। तो सेम हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी जो करेक्टरिस्टिक आ रही है वैसी ही है कि हमने वीई और आई के बीच में ग्राफ ड्रा करा,
तो ग्राफ इज लाइक दिस, इट इज लाइक ए फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। बिल्कुल हमारे पास वैसा ही है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारे पास एमिटर वोल्टेज बढ़ेगी, एमिटर टू बेस जंक्शन, हम आप इसको समझने के लिए यहाँ आ जाइए। ये हमने एनपीएन यूज़ कर रखा है। हमने क्या कर रखा है, इसका पोटेंशियल बढ़ाया, इसका पोटेंशियल फिक्स कर दिया, ये पोटेंशियल बढ़ाया। ये जैसे ही पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करियर हमारे इसके क्रॉस फ्लो करेंगे। जितने ज़्यादा चार्ज करियर फ्लो करेंगे उसको हमारे पास करंट आ जाएगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास करंट आ जाएगा। अब जैसे जैसे हमारे पास कलेक्टर की वोल्टेज बढ़ेगी, पहले हमने देखो ये जो करेक्टरिस्टिक आई हमारे पास, ये जो करेक्टरिस्टिक है इट इज कोरस्पॉन्डिंग टू वीसी इज इक्वल टू 0, कि हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी, कलेक्टर को ओपन छोड़ा हुआ है। फिर हमने कलेक्टर पे जैसे ही 2 वोल्ट अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। इसकी वैल्यू जो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो करंट की वैल्यू वो बढ़ जाएगी। आप ये देखो, मान लो मैं इस फिक्स वैल्यू पे लूँ, वी सी इजिकल टू 0 के लिए वैल्यू ये आ रही थी, लेकिन वी सी इजिकल टू 2 के लिए हमारे पास वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हमने कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाया, मैं दोबारा वहीं पीछे ही आता हूँ, आप जहाँ से हमने एक्शन किया था। जैसे हमने इस पोटेंशियल को बढ़ाया, इसने क्या किया, जितने चार्ज करियर्स आ रहे थे उनको खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी तो सपोर्ट कर रहा है ना कि इसको फ्लो करे, तो इसने उधर से खींचना शुरू कर दिया। जितना जितना ये पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका मतलब ये इसको भी सपोर्ट करेगा कि ये इसको क्रॉस करके आए। जितना ये बढ़ेगा उतना ही इसके फॉरवर्ड बायसिंग को ये सपोर्ट कर रहा है। जब सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब इधर से जो चार्ज करियर हमारे फ्लो कर रहे हैं उनका नंबर भी बढ़ना शुरू हो गया। जब बढ़ना शुरू हो गया तो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे जितना पहले चार्ज करियर फ्लो कर रहे थे, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो उससे ज़्यादा चार्ज करियर इसको फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो एमिटर करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे ऑब्वियसली वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो this is because with increase of collector voltage the number of charge carriers are attracted by the collector, that's why the current is more. अब from the graph we can find the input resistance and we can see from the graph that input resistance is very low, you can see, क्योंकि जब हम input resistance की बात करेंगे तो input resistance क्या है, मैंने मान लो इस करेक्टरिस्टिक पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज नोट कर ली, इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट नोट कर लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट सपोज मैंने यहाँ ले लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज नोट कर ली, इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट नोट कर लिया। डेल्टा वीई, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो डेल्टा वीई आ गया हमारे पास। इन दोनों करंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास डेल्टा आई ई हो गया। तो इनपुट रजिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा वीई भी कह लो या वीई कह लो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ई, कीपिंग वी सी बी कॉन्स्टेंट, कलेक्टर टू बेस को कॉन्स्टेंट रख के जो इन दोनों वोल्टेज और करंट का जो रेशियो आएगा दैट विल गिव अस इनपुट करंट। एंड ऑब्वियसली जो इनपुट करंट है इस सर्किट का दैट इज वेरी लो, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है, मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे कोई डायोड है, डायोड के फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है, और हमने पीछे भी देखा था कि फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक के केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इसीलिए इसके केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट विल बी स्मॉल, ठीक है। तो ये है हमारे पास सारे के सारे इनपुट करेक्टरिस्टिक। उसके बाद जब हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो एज द नेम सजेस्ट कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज और इन आउटपुट करंट के बीच में जो ग्राफ होगा कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखना, पिछले इनपुट में हमने क्या किया था, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। लेकिन जब हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक करेंगे तो हम करेंगे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। तो आई ई को कांस्टेंट करना है अब हमें, और वी सी बी और आई सी के बीच में जो ग्राफ होगा दैट विल गिव अस आउटपुट करेक्टरिस्टिक।
दैट विल गिव अस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता लगती हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। व्हेन द कलेक्टर वोल्टेज VCB इज इंक्रीज्ड, VCB जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, अब VCB का मतलब क्या है कि जो रिवर्स बायस है, मैं फिर दोबारा से वहीं आता हूँ आपको बताने के लिए। हाँ, जो ये रिवर्स बायस है, अब जैसे हमने IE को कांस्टेंट कर दिया। IE को कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ चार्ज करियर्स इधर से आ रहे थे, क्योंकि IE क्या होगा, जितने नंबर ऑफ चार्ज करियर यहाँ से मूव करेंगे। जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था, सपोज 100 चार्ज करियर यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। जब इसकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये पोटेंशियल कम सपोर्ट कर रहा है। वो जो चार्ज करियर्स हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी, एक बार सारे के सारे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जब सारे पहुंचने शुरू हो जाएंगे तो वो सारे फ्लो करने शुरू हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, इस वैल्यू को और बढ़ा दिया। जब 100 के 100, क्योंकि 5 तो यहाँ न्यूट्रलाइज होने हैं, जब 95 के 95 यहाँ पहुंचने शुरू हो गए, उसके बाद और जो चार्ज करियर तो आ ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है ना। हम चाहे इसके बीच में कितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ाते रहें, अगर 95 के 95 यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो पोटेंशियल का कितना भी हो 95 ही क्रॉस करेंगे, वो नंबर नहीं बढ़ सकता। जब वो नंबर नहीं बढ़ सकता, IC की वैल्यू नहीं बढ़ सकती उसके बाद, तो इट विल गेट सैचुरेटेड। स्टार्टिंग के अंदर जब हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो शुरू में सपोज 95 में से 50 क्रॉस कर रहे हैं, बाकी के नहीं कर रहे 45, फिर 50 का नंबर 60, 70, 80, 90, 95 तक चला गया। जैसे ही 95 तक चला गया, नाउ इट बिकम सैचुरेटेड। और व्हेन ये सैचुरेटेड होगा तो सारे के सारे फ्लो करेंगे, हमारे पास जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो एक पहले हमारे पास इंक्रीज करेगा और फिर हमारे पास फ्लैट रीजन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन IE की वैल्यू अगर बढ़ेगी, इसका मतलब जो हम 100 लेके चल रहे थे, अगर हम 100 की 110 ले लेंगे, फिर 120 ले लेंगे, फिर 150 ले लेंगे, फिर 180 ले लेंगे, 200 ले लेंगे, तो जैसे जैसे हम IE की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली सैचुरेशन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। व्हेन I इज इक्वल टू 0, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोटवर्दी पॉइंट है। व्हेन I इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल पार्ट है, व्हेन I इज इक्वल टू 0, इसका मतलब पीछे से कोई चार्ज करियर नहीं आ रहा, तो कौन से चार्ज करियर IC के कोरस्पोंडिंग आएंगे, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा, जो माइनॉरिटी चार्ज करियर होंगे उस जंक्शन के कोरस्पोंडिंग सिर्फ वो क्रॉस करेंगे। जब सिर्फ वो क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो करंट होगा वो कौन सा होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो जो ये वाला जो ग्राफ है, इट इज़ फॉर रिवर्स सैचुरेशन करंट। फिर IE बढ़ेगा तो हमारे पास चार्ज करियर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। एट VC0, जब हमने कलेक्टर पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी, पिछले वाला एट VC0, still there is a current, some charge carriers which are flowing, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इसमें से फ्लो कर रहा है। तो when VC is equal to 0, स्टिल उसके अंदर से कुछ ना कुछ चार्ज करियर हमारे आएंगे, तो इसलिए ये वैल्यू 0 नहीं होगी, ये वैल्यू नेगेटिव। इसको अगर हमें 0 करना है, इसी को अगर हमें 0 करना है तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी वोल्टेज कलेक्टर पे, तभी वो जाके 0 होंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी 0। क्योंकि IC 0 के कोरस्पोंडिंग भी हमारे पास कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जब पीछे से धक्का लग के आएगा ना, जब IE की तरफ से हमारे पास चार्ज करियर आएंगे तो वो जितने न्यूट्रलाइज हो गए ठीक है, अदरवाइज कुछ हमारे सीधे ही निकल जाएंगे अगर उसके बीच पे कोई भी पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि कोई बैरियर भी नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है तो कोई बैरियर नहीं है, सारे के सारे हमारे क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ IE, IC will not fall to 0 when VCB is made 0. This has small value called reverse leakage current, ये जो मैंने बताया था, and this is called ICBO current when collector to base voltage is applied and third terminal is open. इस O का मतलब है ओपन, कलेक्टर के से बेस के बीच में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा व्हेन एमिटर टर्मिनल इज ओपन, तो दैट्स व्हाई ICO कलेक्टर का जो करंट होगा व्हेन एमिटर इज ओपन का मतलब होता है कि कोई भी हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा, हमने की को क्लोज ही नहीं कर रखा, की को ओपन छोड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी अप्लाइड नहीं है।
एंड इट इज इक्वल टू करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस व्हेन एमिटर इज ओपन। ठीक है, और आईसी को अगर हमें जीरो बनाना है, ये वाला जो पार्ट है, आईसी को अगर हमें जीरो बनाना है तो द पोलैरिटी ऑफ द कलेक्टर हैज टू बी रिवर्स्ड। हमें अपोजिट डायरेक्शन में उस पर पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ओनली देन इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो। तो दिस इज ऑल अबाउट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से जब हम आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वही उसी की तरह कि हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट सपोज यहाँ पे लिया, ये वोल्टेज आ गई, इसी के कोर्सपोंडिंग करंट आ गया, दूसरा हमने यहाँ लिया, ये वोल्टेज आ गई और इसके कोर्सपोंडिंग ये करंट आ गया। अब ये देखो, बिकॉज करंट चेंज इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू लार्ज चेंज इन द वोल्टेज। ठीक है ना, क्योंकि फ्लैट रीजन है, फ्लैट रीजन के कारण क्या है, वोल्टेज चेंज हमारा ज़्यादा होगा, करंट चेंज हमारा नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, तो इसलिए हमारे पास स्मॉल करंट चेंज के लिए लार्ज वोल्टेज चेंज आएगा। तो इसलिए जो RO होगा, जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी वेरी हाई, दैट विल बी वेरी हाई। तो इसका मतलब जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आई, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज लो, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज हाई, दैट इज हाई। उसके बाद तीसरी आती है हमारे पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या है कि इनपुट का कितना पार्ट आउटपुट में ट्रांसफर हो गया, इनपुट का कितना पार्ट आउटपुट में ट्रांसफर हो गया। आई थिंक लेक्चर इज लार्ज इनफ, वी शुड स्टॉप हियर। तो जो ये वाला पार्ट है, चलो जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही छोड़ते हैं। आज हमने किया कि जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज सिंपली द ग्राफ बिटवीन एमिटर टू बेस वोल्टेज एंड एमिटर करंट कीपिंग कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने देखा कि जो वो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो हमारी बिल्कुल फॉरवर्ड बाइस्ड कैरेक्टरिस्टिक के जैसी आती है, जैसी पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बाइसिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। फिर हमने देखा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारी VCB और IC के बीच में जो ग्राफ होगा वो हमारे कीपिंग IE कांस्टेंट, वो हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दे देगा। और वो हमने देखा था कि एक बार एब्रप्टली इंक्रीज करके उसके बाद जो रीजन है वो फ्लैट हो जाता है। उसके बाद जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। हमने ये भी देखा कि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। तो इससे आगे का फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।